हम SAMIL की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द कंपोनेंट्स फॉर द ऑटोमोटिव एंड ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कि मैसिव लीप होने वाला है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो बैलगाड़ी से टू व्हीलर फोर व्हीलर ट्रांसफॉर्म होने के साथ ही साथ हमने देखा है कि कैसे फ्यूल इंडस्ट्री के ट्रांसफॉर्मेशन से आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल रेवोल्यूशन से इस ओवरऑल इंडस्ट्री में एक मैसिव ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसे में ऐसी कंपनियों पे हम फोकस करते हैं जो कि इस इंडस्ट्री का पार्ट है और इस ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट होने वाले, तो हो सकता है कि हमें अच्छा खासा रिटर्न्स मिल जाए अपने इन्वेस्टमेंट पे। अब यहाँ पे बात पूरी नहीं हुई है क्योंकि हमें देखना होगा कि भाई ये कंपनी वाकई में क्या पोटेंशियल रखती है या नहीं। ठीक है, तो इसके अगर हम बिजनेस सेगमेंट्स देखें तो आप देख सकते हैं कि वायरिंग हार्नेस को फिलहाल हम यहाँ पे हटा दे रहे हैं क्योंकि वायरिंग हार्नेस देखा जाए तो मोर ओवर डीमर्ज होकर मदर सन वायरिंग में कन्वर्ट हो चुकी है। उसके बारे में फिलहाल हम कभी फिर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं विजन सिस्टम्स, मॉड्यूल्स एंड पॉलीमर प्रोडक्ट्स, साथ ही साथ इलास्टोमर्स, लाइटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिसिशन मेटल्स एंड मॉड्यूल्स। इसके साथ ही साथ लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। एरोस्पेस डिवीजन के लिए वायरिंग हार्नेस एंड प्लास्टिक सेगमेंट में इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे ऑल इन ऑल हम कहें तो इसका मेजर जो बिजनेस है वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के इन एंड अराउंड है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में अगर ग्रोथ होती है 5 गुना 10 गुना 20 गुना तो ऑब्वियसली इसमें भी ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इनके 5 ईयर प्लान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि आने वाले 5 सालों में 36 बिलियन यूएस डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करने का इनका प्लान है। साथ ही साथ 75% ऑफ द रेवेन्यू जो इनका आएगा वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से निकालने का इनका प्लान है और 40% ऑफ द कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जो है अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के फॉर्म में ये बांटने का इनका ओवरऑल प्लान है। तो यहाँ पे 5 ईयर प्लान को देखते हुए हम क्लियरली कह सकते हैं कि कंपनी के पास एक रोड मैप है, कंपनी के पास एक विजन है कि आने वाले 5 सालों में क्या करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं कि इनका ओवरऑल पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो आप ध्यान दीजिए, तो रेवेन्यू आपको इसमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। पिछले 2019 से बात की जाए तो पिछले 4-5 सालों में रेवेन्यू में कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है, साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी में भी कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है। तो कोई कंपनी अगर प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रो नहीं कर पा रही है, रेवेन्यू में नहीं ग्रो कर पा रही है, तो हमें ये देखना होता है कि कंपनी एक्चुअल में क्या कर रही है। कहीं कंपनी किसी ट्रांसफॉर्मेशन फेज के दौर से तो नहीं गुजर रही है, कहीं कंपनी अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्विजिशंस में तो नहीं कर रही है। तो आगे हम इन पर डिस्कशन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में इनका जो रेवेन्यू है, इनका प्रॉफिट जो है वो ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा है। जनरली हम ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने का डिसाइड करते हैं जिनमें की ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू में ग्रोथ होती है, जिनमें ईयर ऑन ईयर प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ होती है। ऐसे में हमारे इन्वेस्टमेंट पे ग्रो करने के रिटर्न्स के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप रेवेन्यू की बात करते हैं तो देखिए आपको 2020 में जो रेवेन्यू था वही 2022 में देखने को मिला, हालांकि थोड़ी बहुत यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, बट टॉपसी टर्वी काइंड ऑफ मोमेंट रही है पिछले 4-5 सालों की। और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको कम होता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले 2-3 सालों की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पे रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं ग्रोथ हो रही है। और साथ ही साथ अगर हम फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 2013 से फ्री कैश फ्लो आपको पॉजिटिव देखने को मिल रहा था, लेकिन 2022 में आप ध्यान दीजिए तो नेगेटिव फ्री कैश फ्लो देखने को मिला है, जो कि एक नेगेटिव साइन है किसी भी कंपनी के लिए, चाहे वो कितनी भी बड़ी कंपनी हो। अगर फ्री कैश फ्लो मेंटेन नहीं कर पा रही है किन्हीं कारणों से तो ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट पैदा करता है इन्वेस्टर्स के मन में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न समझते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न बेसिकली आपको एक इंपॉर्टेंट कहानी बताता है किसी भी स्टॉक के बारे में, किसी भी कंपनी के बारे में, और एक अच्छी डिसीजन मेकिंग हम कर सकते हैं बेस्ड ऑन शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पे ध्यान दीजिए प्रमोटर शेयर होल्डिंग 68% के आसपास है, जो कि अपने आप में ये बताता है कि कंपनी के प्रमोटर्स अभी भी ट्रस्ट करते हैं इस कंपनी को। हालांकि थोड़ी बहुत प्रमोटर शेयर होल्डिंग की प्लेजिंग हो रखी है, बट फिलहाल के लिए हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। पब्लिक इन्वेस्टमेंट केवल और केवल 11% का है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको करीब करीब 20-21% के आसपास इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग यानी कि क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। तो नो डाउट इसके रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं हो रही है, नो डाउट इसके प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ नहीं हो रही है, बट इस पे ट्रस्ट करते हैं इंस्टीट्यूशंस, इस पे ट्रस्ट करते हैं क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स। ध्यान दीजिए जून 2022 से दिसंबर 2022 की बात करें तो यहाँ पे क्लियरली आपको रिटेल इन्वेस्टर्स कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स और डीआईएस यहाँ पे ग्रो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एफआईआईस ने थोड़ी बहुत होल्डिंग अपनी कम की है, तो क्लियर कट यहाँ पे इंडिकेशन है कि कंपनी में अभी भी कुछ ना कुछ दम बाकी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं ओवरऑल फंडामेंटल्स की। ध्यान दीजिए मार्केट कैपिटलाइजेशन 45,000 करोड़ का है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखा जाए तो अगर हम एक्सपेक्ट करें कि आने वाले 10-15 सालों में 20 गुना 50 गुना यहाँ पे ग्रो हो जाएगी, तो उस हिसाब से मार्केट कैपिटलाइजेशन को भी 10 लाख करोड़ 12 लाख करोड़ हो जाना पड़ेगा, जो कि हम कह सकते हैं अनलाइकली सिचुएशन हो सकती है। बट अगर कंपनी यहाँ पे 4 लाख 4.5 लाख 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप बना लेती है अगले 5-10 सालों में, तो हमारे इन्वेस्टमेंट पे भी आराम से 10 गुना 15 गुना का रिटर्न मिल सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली आपको डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है कंपनी, प्रॉफिटेबल है, हालांकि कैश फ्लो नेगेटिव है, टेट्रोस की स्कोर के हिसाब से जस्ट पासिंग मार्क है, ग्राहम नंबर के हिसाब से अभी भी महंगे दाम पे मिल रहा है। आपको 52 वीक्स लो के आसपास मिल रहा है, बट ग्राहम नंबर के हिसाब से अभी भी आपको महंगे दाम पे मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी केवल 5% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड केवल 8% का है, और प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से अभी भी ओवर वैल्यूड है। पीजी रेशियो के हिसाब से इसमें आने वाले समय में हो सकता है ग्रोथ आपको देखने को ना मिले। तो सारी बातें यहाँ पे अगर आप कोरिलेट करेंगे, रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ नहीं हो रही है, आरओई कम है, आरओसीई कम है, और पीजी रेशियो के हिसाब से भी आने वाले समय में ग्रोथ हो सकता है नेगेटिव देखने को मिले। प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से ओवर वैल्यूड है, और डेट की बात करें तो हालांकि 14,000 करोड़ का डेट है, बट डेट टू इक्विटी जहाँ पे 0.68 है, तो इमीडिएटली डेट की वजह से फेलियर के चांसेस बहुत ही कम है। बट ओवरऑल फंडामेंटल्स यहाँ पे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इसमें आपको बल्क इन्वेस्टमेंट करना है। हालांकि इसके बिजनेस सेगमेंट को देखते
देखते हुए और इसके ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग को देखते हुए हम इसमें अपनी पोर्टफोलियो का 3-4-5% इन्वेस्टमेंट करने का डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल्स इसके क्या कह रहे हैं। चलिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पास डीमैट अकाउंट ऑलरेडी होना चाहिए, है या नहीं है? तो आप दूसरा डीमैट अकाउंट ओपन करिए एंजल वन के साथ, क्योंकि यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है और साथ ही साथ जो पहले साल का एएमसी है वो भी यहाँ पे फ्री है। आप इसको इस्तेमाल करिए लॉन्ग टर्म स्टॉक्स की पोर्टफोलियो बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बाइंग साइड पे कोई भी चार्जेस नहीं लगते और बहुत ही बेहतरीन और स्टेबल प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है एंजल वन। तो अकाउंट 2 है हमारे पास, तो ₹10 के आसपास आ चुका है। अब इसमें ये जो गिरावट हुई है पिछले 2-3 दिन की गिरावट हुई है, ये गिरावट न्यूज की वजह से हुई है। न्यूज, नॉइज और इमोशन, इन तीनों चीजों को अगर हम साइड में रखते हुए इन्वेस्टमेंट करें फंडामेंटल्स के बेसिस पे, देखिए न्यूज, नॉइज ये सब क्रिएट होती है समवेयर बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स ओनली, बट कभी-कभी न्यूज जो है क्रिएट की जाती है पैनिक क्रिएट करने के लिए इन्वेस्टर्स के मन में। तो ऐसे में अगर हम न्यूज, नॉइज को फिल्टर आउट कर देते हैं तो हम वाकई में फोकस कर सकते हैं फंडामेंटल्स पर, हम वाकई में फोकस कर सकते हैं टेक्निकल्स पे। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि 61 के आसपास एक अच्छी खासी इमीडिएट जो आपको सपोर्ट दिख रहा है वो 61 रुपीज के आसपास दिख रहा है। 61 रुपीज आता है तो अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग हो सकती है। अगर एक वीक के कैंडलस्टिक चार्ट की बात करें तो आपको क्लियरली इसमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है और जो प्राइस था 172 रुपीज के आसपास एक अच्छा खासा यहाँ पे एग्जिट प्राइस था। अब एग्जिट प्राइस कहने का मतलब क्या है कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं हमारे, खासतौर पे जो हमारे प्यारे एफआईआईज होते हैं, एफआईआईज एक्चुअल में तब बाई करते हैं जब स्टॉक्स में कोई नहीं बाई कर रहा होता है और वो सेल तब करते हैं जब कोई सेल नहीं कर रहा होता है। क्लियरली वो आते हैं स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बुक करने के लिए, उनके पास कोई भी इमोशंस नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे एक मंथ के कैंडलस्टिक चार्ट पे बात करें तो आपको एक अच्छा खासा चार्ट पैटर्न बना के दिया है इसने लॉन्ग टर्म में। तो ये है मिस्टर DIY, खुद इन्वेस्ट करने का रखते हैं शौक। तो अपने आप को इसने प्रूव किया है और प्रूव करने के साथ ही साथ यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ये क्लियर कट अपॉर्चुनिटी है। RSI इंडिकेट कर रहा है, ऑसम ऑक्सीलेटर्स इंडिकेट कर रहा है और यहाँ पे करंट टेक्निकल लेवल्स पे इंडिकेट कर रहे हैं कि इसमें अगर करंट प्राइसेस पे बाई की जाए और लंबे समय के लिए होल्ड किया जाए, एटलीस्ट 4 से 5 साल के लिए होल्ड किया जाए, तो ये आपको 180 रुपए के ऊपर का प्राइस दिखा सकता है, जो कि आपके लिए एक अच्छा खासा रिटर्न्स ला सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली बेस्ड ऑन टेक्निकल लेवल्स बाइंग बन रही है, बट करंट मार्केट सिचुएशन भी आपको समझना होगा कि करंट मार्केट सिचुएशन जो है एक इनडिसीजन काइंड ऑफ सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो रही है। तो अगर स्टॉक मार्केट में क्रैश होता है तो ये स्टॉक आप फिर से यहाँ पे आपको जो प्राइस दिया था 2020 में 30 रुपए के आसपास भी जा सकता है। तो अगर आपने करंटली बाई कर लिया और 30 रुपए का चला गया तो करंट प्राइसेस 50% सीधे आपको यहाँ पे लॉस होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि हमारी डिक्शनरी में लॉस नाम का कीवर्ड नहीं है, हम स्टॉप लॉस लेके नहीं चलते, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी सिंपल एंड क्लियर होती है। हम एक अच्छा एवरेज प्राइस लेके चलते हैं किसी भी स्टॉक में, खासतौर पे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में, और हम इधर उधर के स्टॉक्स पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलिए देखते हैं कि भाई ओवरऑल इसकी हिस्ट्री क्या कहती है इन टर्म्स ऑफ बोनस शेयर्स गिविंग। अब ध्यान दीजिए, तो 2012 में 1:2 का रेशियो का बोनस शेयर इन्होंने दिया था 2012 में, और साथ ही साथ 2013 में 1:2, 2015 1:2, 17 1:2, 18 1:2। और अगर हम रीसेंट बोनस शेयर के रिकॉर्ड्स देखें तो आप देख सकते हैं 2018 के बाद 2022 में डीमर्ज किया इन्होंने, और यही डीमर्ज होकर दो कंपनियां बन गई थी, सामिल और UMI। बेसिकली ये MSUMI जो है वायरिंग बिजनेस के साथ दूसरी कंपनी लिस्ट हुई है स्टॉक मार्केट में, और हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं सामिल के बारे में। तो यहाँ पे 2022 में भी डीमर्ज होने के बाद भी 1:2 का बोनस शेयर इन्होंने इशू किया। बोनस शेयर्स क्या होते हैं, स्टॉक स्प्लिट्स क्या होते हैं, राइट्स इशू क्या होते हैं, इन सबको जानने के लिए जस्ट टाइप करिए स्टॉक फॉर रिटेल बोनस शेयर, आपको वीडियो मिलेगी। आप उससे सीख सकते हैं कि कैसे बोनस शेयर्स हमारी इन्वेस्टिंग को ओवरऑल इंपैक्ट करते हैं। यहाँ पे क्लियरली 1:2 के रेशियो का मतलब है कि हर 2 शेयर पे आपको 1 शेयर कंपनी ने फ्री दिया है। हालांकि स्टॉक प्राइसेस भी उसी रेशियो में रिड्यूस होते हैं, बट लंबे समय में आप स्टॉक को होल्ड करते हैं तो आपको एक कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने को मिलता है अपने इन्वेस्टिंग में ओवरऑल। तो क्लियरली बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स हम कह सकते हैं कि नो डाउट थोड़ा सा रेवेन्यू में यहाँ पे ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, नो डाउट यहाँ पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, बट प्रमोटर्स अभी भी इंटैक्ट है और इंस्टीट्यूशंस अभी भी इंटैक्ट है, पब्लिक शेयर होल्डिंग अभी भी बहुत कम है। तो यहाँ पे अभी भी एक अपॉर्चुनिटी बन रही है हमारे इन्वेस्टिंग के लिए ओवरऑल। और अगर रिसेंट न्यूज पे हम ध्यान दें तो आप देख सकते हैं इन्होंने एक कंपनी को एक्वायर किया है, और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 14% का जो क्रैश हुआ था वो किस वजह से हुआ था। क्रैश होता है स्टॉक्स में, अच्छे स्टॉक्स में क्रैश होता है, कभी भी क्रैश जो है हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। हालांकि क्रैश, स्कैम, फ्रॉड इन सब की वजह से नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी फ्रॉड हमारे लॉज या सेबी द्वारा पाए जाते हैं किसी भी कंपनी में, तो उस कंपनी से तुरंत के तुरंत एग्जिट करना बुद्धिमानी वाली बात होती है। सत्यम जैसे केसेस हमारे सामने हैं, तो हमेशा हमें एज अ रिटेल इन्वेस्टर सावधान रहना होता है अपने इन्वेस्टिंग को लेके। तो आई थिंक यहाँ पे क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि मदरसन सुमी जो है करंटली संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के नाम से जानी जाती है, हमारी स्ट्रेटजीज में क्या होनी चाहिए एज अ रिटेल इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। मेरा वीडियो आपको पसंद आई होगी, उसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करिए, कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करिए, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। और दोस्तों यहाँ पे डिस्क्लेमर किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं कि आप ब्लाइंडली हमारे द्वारा डिस्कस किए गए स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते रहिए। हम आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लाते हैं ताकि आप सीख सकें और एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बन सकें स्टॉक मार्केट में।